दोस्तों नमस्कार। दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि इस वक्त ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल पीस का संकट है और हर कोई इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ देख रहा है। लेकिन पहली बार दुनिया में एक ऐसे सीजफायर के दौर में बातचीत हो रही है जहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की साख से जुड़ा हुआ है और अगर वो उस पर समझौता नहीं कर पाते हैं तो उनकी साख अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खत्म हो जाएगी। लेकिन यही साख से जुड़ा हुआ मुद्दा ईरान के लिए लाइफलाइन है और अगर ईरान इससे डिग गया तो फिर उसकी अपनी ताकत और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो जितना महत्वपूर्ण इस वक्त नजर आ रहा है वो एक झटके में गायब हो जाएगा। यानी इस्लामाबाद में इस वक्त जो बातचीत की मेज पर जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वह अमेरिकी राष्ट्रपति की साख से जुड़ा है और ईरान की लाइफलाइन से जुड़ा है। और उस मुद्दे का जन्म बीते 47 वर्षों में नहीं हुआ जब जब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ईरान से बातचीत की होगी। वो बातचीत बुश का दौर हो, वो बातचीत बाइडेन का दौर हो, वो बराक ओबामा का जिक्र कर लीजिए या फिर ट्रंप का ही जिक्र क्यों ना कर लीजिए, वो पहला टर्म हो या दूसरा टर्म हो या फिर युद्ध से ऐन पहले जो बातचीत भी चल रही थी उसमें यह मुद्दा कभी था ही नहीं। यानी इस मुद्दे का जन्म ही बीते 40 दिनों के युद्ध में हुआ है। अब आप कल्पना कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और उनके साथ एक सैन्य अधिकारी ब्रैड कूपर हैं और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीवाफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अदराची और साथ ही उप विदेश मंत्री मजिद तख्त खांची भी पहुंचे हैं। पाकिस्तान की तरफ से मौजूदगी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की, सेना प्रमुख असीम मुनीर की, विदेश मंत्री इशाक डार की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मजीद तख्त खांची की है। लेकिन सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर सारी बातें अटकी हुई हैं और बाकायदा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से यह मैसेज खुले तौर पर ईरान की संसद के अध्यक्ष गलीफाफ हो या फिर विदेश मंत्री अदराची हो और यह भी जानते हैं कि दरअसल वो मुद्दा और कुछ नहीं, वो मुद्दा दरअसल होर्मुज़ रूट है। उसके आश्रय दुनिया की एनर्जी टिकी हुई है, उसके आश्रय दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है, उसके आश्रय ईरान की अपनी इकोनॉमी और भविष्य में उसकी ताकत छुपी हुई है। और इसी होर्मुज़ रूट के आश्रय अमेरिका अगर इस रास्ते को भी साफ ना करा पाया तो उसके बाद जो भी मुद्दे हैं वो कोई मायने रखते नहीं है। क्योंकि इससे पहले जिन मुद्दों पर ईरान से अमेरिका चर्चा किया करता था उसमें परमाणु हथियारों का जिक्र होता था, उसमें जिक्र मिसाइल प्रोग्राम तक का होता था, उसमें जिक्र इस बात का भी होता था कि कट्टरवाद ईरान के भीतर है, वहां पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यानी सत्ता परिवर्तन हो जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाए या फिर जो इनरिचमेंट यूरेनियम का हुआ है वो अमेरिका उठा के ले जाए या फिर मिसाइल प्रोग्राम जिसको लेकर इजराइल तक को आपत्ति थी उसको एक झटके में बंद कर दिया जाए। ये सारे सवाल इस वक्त महत्वपूर्ण नहीं है। बातचीत की मेज पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, होर्मुज़ रूट। क्योंकि दुनिया के तमाम देश अमेरिका को पीछे छोड़कर सीधे बातचीत के लिए ईरान का दरवाजा खटखटा चुके हैं और यह बातचीत एक ऐसे माहौल में हो रही है जहां पर पहली बार ईरान का कद सबसे बड़ा है। इजराइल इस दौर में कहीं है ही नहीं और सीज फायर के बाद जो लेबनान पर एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की तरफ से दागी गई, बेरूत शहर को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने जो संयम बरता और दुनिया के तमाम देशों के सामने पहली बार अमेरिका के साथ खड़े इजराइल की वो भूमिका हर किसी को समझ में आ गई। जो गाजा में हुआ, जो फिलिस्तीन में हुआ, जो बेरूत में हो रहा है, जो लेबनान में जिस तरीके से हमले हुए हैं और इसके साथ जो ईरान पर वो हमला कर रहा है, ये सारे मैसेज पूरी दुनिया के सामने है। इसीलिए वो फ्रांस हो, वो ब्रिटेन हो, वो स्विट्जरलैंड हो, वो स्पेन हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वह जापान हो, तमाम देश इस मुद्दे पर एक साथ हैं कि दरअसल इजराइल गलत कर रहा है और इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और बातचीत की मेज पर सामने ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका है। यानी पहली बार एक ऐसी बातचीत हो रही है जिसमें अमेरिका अलग थलग है। इजराइल की भूमिका संदेहास्पद है, वो वार क्राइम के तौर पर देखा जा रहा है और ईरान का कद इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसने सीज फायर में संयम बरता, उसने अमेरिकी युद्ध को लेकर खुले तौर पर कहा कि हमलावर देश वापस जाएगा तभी हमारी संप्रभुता बचेगी। ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान होर्मुज़ रूट पर कोई समझौता करना नहीं चाहता है और जिस परिस्थिति में यह बातचीत की मेज पर होर्मुज़ रूट को चर्चा की जा रही है उसके एक दो नहीं, लगभग 10-12 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर कौन सहमति कैसे बनाएगा यह शायद सबसे उलझा हुआ सवाल है।
इन सवालों के बीच हमें लगता है एक क्षण के लिए देख लीजिए कि जब ईरान का प्रतिनिधिमंडल ईरान और पाकिस्तान की सीमा लगती है, बावजूद इसके जब प्रतिनिधिमंडल यानी जब संसद के अध्यक्ष, वहां के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री आ रहे थे, तो बकायदा उसकी घेराबंदी फाइटर जहाजों के जरिए पाकिस्तान ने की और सुरक्षित या कहे मैसेज दुनिया को देने की कोशिश की। लेकिन सवाल जिस मुद्दे का है, इस तस्वीर को देख लीजिए, उसके बाद उस मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद सही मायने में मिलिट्री की छावनी में तब्दील हो चुका है। लेकिन जिक्र तो इस बात का है कि जब बातचीत की मेज पर जो होर्मुज पर बात सिमट रही है, उसकी वजह क्या है? एक दो नहीं, 11 वजह हैं। पहली वजह यह है कि सबसे असरदार ताकत इस वक्त होर्मुज रूट से इतनी ज्यादा जुड़ चुकी है कि परमाणु क्षमता में नहीं, बल्कि रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट इस दौर में इसलिए बन चुका है क्योंकि उसको बाधित करते ही एक झटके में दुनिया की इकोनॉमी सिमटती हुई दिखाई देने लग गई। यानी परमाणु हथियार तो कई देशों के पास हैं, लेकिन कई देशों के पास होर्मुज रूट सरीखा रास्ता नहीं है जिसके आश्रय दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी और शायद युद्ध के दौर में ग्लोबल पीस का भी संकट मंडराते हुए हर किसी को दिखाई दे रहा हो। यानी होर्मुज रूट एनर्जी, डॉलर, इकोनॉमी, इन सब को निर्धारित कर रहा है। यह पहला सवाल है जिसको बाखूबी ईरान जानता है, अमेरिका भी जानता है। और शायद इसीलिए दूसरा पॉइंट, IRGC यानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्हें यह समझ में आ गया है कि इस वक्त परमाणु हथियार जिन जगह पर मौजूद है, उससे ज्यादा बड़ी सुरक्षा उन्हें होर्मुज रूट को लेकर देनी है। इसीलिए चाक चौबंद व्यवस्था होर्मुज रूट के इर्द गिर्द इस दौर में कड़ी कर दी गई है, क्योंकि इस्फान से ज्यादा सुरक्षा होर्मुज पर नियंत्रण मायने रखता है। और अगर इस बातचीत में अमेरिका की सहमति ईरान के साथ नहीं हुई तो एक झटके में जो पूरा सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है होर्मुज रूट को लेकर, वो सक्रिय हो जाएगा। उस सक्रियता का मतलब क्या है, ये बाद में बताएंगे। लेकिन पहली बात ये कि दरअसल इसके साथ जो तीसरा मुद्दा है, वो युद्ध विराम के दौर में सबसे बड़ी शर्त इसलिए है क्योंकि जलमार्ग को फिर से खोलना और उसकी सुरक्षा किसके हाथ में रहे, ये मैसेज अमेरिका अभी तक पूरी दुनिया को यही देते आया है कि तय वही करता है। और शायद पूरी दुनिया पर यह असर भी पड़ रहा है कि अगर अमेरिका तय नहीं करेगा तो इसके मतलब मायने साफ है कि आने वाले वक्त में हर देश अपने तौर पर तय करेगा। तो अमेरिका या कहें ट्रंप की साख सीधे तौर पर इस जलमार्ग को फिर से पूरी दुनिया के लिए फ्री करना और उसकी सुरक्षा अपने हाथ में लेना सबसे जरूरी हो गया है। चौथा सवाल, दरअसल हमने कहा ना, बीते 47 वर्षों में कभी यह मौका नहीं आया, यहां तक कि 1980 और 88 के बीच जब इराक ईरान वार चल रहा था, उस समय भी तेल टैंकरों पर इस होर्मुज रूट में हमले हुए थे, लेकिन इसे रोका नहीं गया था। उस वक्त को याद कीजिएगा तो मिडिल ईस्ट के भीतर की इकोनॉमी या मिडिल ईस्ट की सोच अमेरिका के साथ उस तर्ज पर मिली नहीं थी जो इस वक्त मौजूद है। यानी सब कुछ बीते 40 दिनों में किस तरीके से बदला और बिल्कुल एक नई परिस्थिति में ईरान को लाकर खड़ा कर चुका है ताकत के साथ, इसका एहसास बाखूबी अमेरिका को है और ईरान को भी है। पांचवां सवाल, जो होर्मुज रूट है वो दरअसल अमेरिका मिडिल ईस्ट को जो अपनी कॉलोनी के तौर पर ट्रीटमेंट देता है, उसको लेकर इस युद्ध के बीच में दो सवाल बड़े हो गए। क्या वाकई अब अगर अमेरिका सुरक्षा ईरान तक से नहीं दे पा रहा है, उन देशों को जहां पर उसके अपने सैन्य अड्डे तक हैं और सैन्य अड्डे इस शर्त पर हैं कि वो सुरक्षा देगा, और वहां भी अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा? इसीलिए ध्यान दीजिए, इस वक्त एक मोटी लकीर मिडिल ईस्ट देशों के भीतर भी खिंच चुकी है। एक तरफ सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन है जो कह सकते हैं ईरान का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, कह सकते हैं जो अमेरिका को बार बार कह रहे हैं कि आप कूद जाइए, उस युद्ध में होर्मुज रूट फ्री कराइए। लेकिन दूसरी तरफ कतर, ओमान और कुवैत है। कतर तो खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहा है कि अमेरिकी फौजों का यहां नहीं रहना चाहिए, हमारी जमीन से हमला नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी उस फील्ड पर हमला हुआ है जो गैस फील्ड है। वो जानता है $5 बिलियन का सीधे नुकसान यह वाकई महत्वपूर्ण है और अगले 5 वर्षों तक यह नुकसान कितना बड़ा होते चला जाएगा, ये उसका संकट वो समझ रहा है। छठा सवाल है कि होर्मुज रूट इस वक्त न्यूक्लियर इनरिचमेंट के सवाल के साथ, सैंक्शन की वापसी के साथ, युद्ध का मुआवजा देने के साथ और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ अमेरिका जोड़ना चाह रहा है। उसका बहुत साफ मानना है कि जिन 10 पॉइंट को दिया गया था
उन 10 पॉइंट में हम हर चीज मान लेंगे, क्योंकि उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट तक का सवाल था, यानी उस यूरेनियम का जिक्र जिसको इससे पहले फरवरी के महीने में खत्म होने का जिक्र अमेरिका ईरान से कर रहा था, उस मुद्दे पर भी सहमति तक हो जाएगी। जो मैसेज साफ निकल कर आ रहा है, सिर्फ दुनिया के सामने मैसेज देने के लिए आपको होर्मुज़ रूट हमारे हवाले कर देना होगा। और आईआरजीसी यहीं पर भेजे गए विदेश मंत्री और संसद के अध्यक्ष को कह चुका है, समझौता इस पर नहीं होगा। यही हमारी इकोनॉमी और यही हमारी भविष्य की ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। 7वां सवाल, दरअसल आईआरजीसी इस न्यू पावर को जो होर्मुज़ पर नियंत्रण है इसीलिए ज्यादा बेचैन है क्योंकि वो मान रहा है कि ईरान की सेना पूरी तरह चौकन्ना भी है, उसकी उंगली ट्रिगर पर भी है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर होर्मुज़ रूट ईरान अमेरिका को दे देता है या दुनिया के लिए यह कहकर खोल देता है कि इस समझौते के तहत जरूरी था, तो इसके बाद उसकी अपनी सेना, अपनी इकोनॉमी, अपनी ताकत, उसकी अपनी बार्गेनिंग पावर कुछ भी नहीं बचेगी। यानी यह एक ऐसा माध्यम है जिसको पहली बार लगने लगा है कि दरअसल इसी रास्ते अब आने वाले वक्त में अपनी ताकत बढ़ाई जा सकती है। तो आईआरजीसी के लिए नया पावर पॉइंट इस वक्त होर्मुज़ रूट है। 8वां सवाल, जो अमेरिका की जीत है या ट्रंप की जीत है, वो इस हकीकत को जानते हैं कि दरअसल होर्मुज़ ही एकमात्र पहचान है जो दुनिया के सामने खुलते ही ट्रंप को मान्यता दिला देगी कि इन्होंने जो कहा उसको मान लिया गया। और जो न्यूक्लियर है, मिसाइल है या दूसरे सैंक्शंस जो लगाए गए थे, प्रतिबंध जो लगाए गए थे, उससे बाकी दुनिया का क्या लेना देना। लेकिन यह सवाल अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है और आईआरजीसी कह रहा है महत्वपूर्ण तो यह भी समझना होगा कि दरअसल अगर यह रूट हमारे कब्जे से निकल गया तो उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका जब बातचीत के दौर में फरवरी के महीने में युद्ध की दिशा में जा सकता है, तो पता नहीं आने वाले वक्त में वह किस दिशा में कैसे चला जाएगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। उसके बाद का सवाल है कि ईरान की सेना को इससे भारी नुकसान होगा। यह मैसेज भी होर्मुज़ रूट से जाकर जुड़ चुका है, क्योंकि पैसे या पूंजी या डॉलर अगर पास आ भी गए तो उससे भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन भविष्य की रणनीति और सैनिक की ताकत या मिलिट्री बेस, उसकी जो पहचान और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस वक्त जो वो सबसे अपर हैंड के तौर पर है, क्योंकि बार बार व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक के बीच में यही आवाज आती रही, मिसाइलें खत्म हो गई, नेवी बची नहीं है, ड्रोन भी खत्म हो गए हैं, बावजूद इसके ईरान टिका रहा। 45 से ज्यादा कमांडर मारे गए, लेकिन ईरान टिका रहा। अब यह मैसेज है कि जो सबसे संवेदनशील हिस्सा है उस पर समझौता होना नहीं चाहिए। और जो इसके बाद 10वां सवाल है वो बहुत साफ है कि एक तरफ लेबनान, हिजबुल्ला वर्सेस होर्मुज़ रूट क्या आ सकता है, क्योंकि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। इजराइल ने तो रास्ता यह भी कहकर खोल दिया कि हम लेबनान से बातचीत करेंगे अगर वो हिजबुल्ला को पूरे तरीके से दरकिनार कर देता है, और ईरान कह रहा है खबरदार। हालांकि इस दौर में कल ईरान ने चेतावनी दी थी, हम हमला कर देंगे अगर आप हमला करते रहे, हम बातचीत में नहीं जाएंगे अगर आप हमला करते रहे। लेकिन बावजूद इसके ईरान इस हकीकत को समझ गया कि दरअसल अगर वो संयम के साथ दुनिया के सामने 2 मैसेज कन्वे कर देता है, एक तो सीजफायर का पालन उसने किया और इजराइल ने तोड़ दिया, और दूसरा चूंकि उसकी अपनी संप्रभुता के दायरे में और यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाए गए कानून के दायरे में होर्मुज़ रूट पर उसकी संप्रभुता लागू होती है, जिसका जिक्र चीन ने किया। और जब यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लाया गया खाड़ी देशों के जरिए, तो उस पर चीन ने वीटो कर दिया। यानी यह परिस्थिति के भीतर सवाल उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आने वाले वक्त में जो आईआरजीसी यह मानकर चल रही है कि अगर बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को निशाना नहीं बनाया गया तो फिर उसकी साख खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस बातचीत से पहले भी उसने जारी किया कि बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया जाएगा। इसका जिक्र बाकायदा किया गया। जो 11वां सवाल है वो बहुत साफ है। अमेरिका पीछे तभी हटा जब ईरान ने यह मैसेज दिया कि आपको सीज फायर पूरे तरीके से करना होगा, यानी युद्ध रुकेगा तभी बातचीत होगी। अमेरिका कह रहा था होर्मुज़ रूट खोल दो, उसके बाद हम बातचीत की शुरुआत करते हैं, हम हमले बंद करेंगे। ईरान ने कहा होर्मुज़ रूट पर हमारा नियंत्रण रहेगा, हमारे हिसाब से चीजें चलेंगी, अन्यथा कुछ नहीं, आप पूरा बंद कीजिए। होर्मुज़ रूट की वजह से अमेरिका को सीज फायर में जाना पड़ा और उसने कहा हम सारी मांगे मानते हैं। जो मैसेज पाकिस्तान के जरिए निकल कर आया, जो मैसेज चीन के जरिए निकल कर आया, हालांकि इजराइल ने लेबनान को शामिल नहीं किया और बाद में अमेरिका भी इससे मुकरता हुआ दिखाई तो दिया, लेकिन वह भी जानता है नब्ज होर्मुज़ रूट पर ही अटकी हुई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ रूट जो 12वां सवाल है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और जो समुद्री कानून संधि के तहत जो यूनाइटेड नेशन की है उसके जरिए चलता है, और उसका मकसद यही है कि समुद्री
यातायात जो है नागरिकों की सुरक्षा के साथ आजादी पूर्वक गुजरा जा सके, इसकी परिस्थिति को वो तैयार करता है। अब यहां पर था कि इससे पहले सुएज नहर में भी ये बातें हो चुकी थी, सामने एग्जाम्पल है। तो इसीलिए इस 11वें मुद्दे को लेकर सबसे मुश्किल सवाल, जो 12वां सवाल इस वक्त अमेरिका के सामने है, वह उसे डरा रहा है। डरा इसलिए रहा है क्योंकि वेनेजुएला में जो उसने किया, उसने यूनाइटेड नेशन को नहीं माना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार किया, पूरी दुनिया चुप हो गई। जब उसने ट्रेड वार और टैरिफ वार शुरू किया तो डब्ल्यूटीओ को नहीं माना, पूरी दुनिया खामोश रही, सिर्फ सब अपनी एप्लीकेशन डब्ल्यूटीओ में भेजते रहे, अमेरिका उससे हटकर नियम कायदे बनाते रहा। डब्ल्यूएचओ को पैसा देना बंद, उसे भी खत्म कर दिया गया। नाटो को एक लिहाज से अब्यूज किया गया, नाटो को दरकिनार किया गया, यूक्रेन को पैसा देने से मना किया गया, यहां तक कि जो युद्ध के दोषी रशिया थे उस पर से भी सैंक्शंस अपने अनुकूल उसने हटा लिया। दुनिया देख रही थी सब कुछ, सवाल सिर्फ इतना था, रोकेगा कौन? और जब युद्ध की शुरुआत हुई तब यह बड़ा सवाल था कि अमेरिका को रोकेगा कौन? और इस सवाल का जवाब ईरान ने अपने तौर पर जब देना शुरू किया और जब होर्मुज़ रूट उसने अपने नियंत्रण में ले लिया, तब उसके बाद यह सवाल बड़ा हो गया कि ईरान की ताकत का मतलब होता क्या है, जो शायद एक लिहाज से इस बातचीत की टेबल पर सबसे महत्वपूर्ण है। एक तस्वीर देख लीजिए, जेडी वेंस पहुंचे हैं, उनकी गाड़ियों का काफिला भी पहुंचा इस्लामाबाद। दरअसल ईरान इस्लामाबाद पहुंच तो गया, लेकिन वो बाखूबी मैसेज कन्वे कर चुका है और जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार जेडी वेंस से विदेश मंत्री अदराची की बातचीत बड़ी लंबी इस दौर में होती रही। और मैसेज उसके पीछे जो है वो सिर्फ इतना ही है कि दरअसल ईरान अपनी ताकत से नहीं झुकेगा, अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स तैयार बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुश्मनों के जहाजों को गुजरने नहीं देंगे होर्मुज़ रूट से। इसका मतलब यह है कि जो टैक्स वसूली होगी वह डॉलर में नहीं होगी, अगर युआन में नहीं होगी तो वह ईरानी करेंसी में होगी, रियाल में होगी। और ईरान के भीतर बैंक खाता हर उस देश और उस कंपनी को खोलना होगा जिसका जहाज होर्मुज़ रूट से गुजरेगा। यानी इकोनॉमी को लेकर भविष्य के नजरिए से कहीं ज्यादा बड़ी परिस्थिति ईरान इस दौर में खड़ा कर रहा है इसी बातचीत की टेबल पर। और खाड़ी देशों के सामने जो बड़ा संकट है कि अब उनके पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं। अगर वैकल्पिक रास्ता बनाने की दिशा में बढ़ते भी हैं और $100 बिलियन अगर वो लगा भी देते हैं तो वैकल्पिक रास्ता बनने में महीनों या साल लग जाएंगे। तब तक अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालेंगे? और इन सब के बीच समुद्री आवाजाही अगर होर्मुज़ रूट पर, वो सऊदी अरब हो, वो यूनाइटेड अरब अमीरात हो, वो बहरीन हो, वो कुवैत हो, वो कतर हो, वो कोई भी देश हो, अगर रुक गया तो एक झटके में उनकी इकोनॉमी ढा जाएगी। तीसरा बड़ा सवाल है, क्या इस होर्मुज़ रूट के जरिए अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तेल की कीमत क्या होगी, यह भी ईरान के हाथ में आ जाएगा, जिसको लेकर अमेरिका के भीतर घबराहट है। और ईरान से समझौता बिना अमेरिका के हर वो देश करने लगेगा जिस दिशा में वो बढ़ चुका है, क्योंकि एनर्जी की आवाजाही पर कंट्रोल अगर ईरान का है तो फिर वो सुपर पावर है, और अगर वो सुपर पावर है तो डॉलर पे अटैक कर रहा है। डॉलर के पैरेलल में जो भी करेंसी खड़ी होगी उसको ईरान की जरूरत पड़ेगी, मार्केट प्राइस भी वही तय करने लगेगा। यानी इस्लामाबाद में ईरान के प्रतिनिधि यूं ही नहीं बैठे और उनके पीछे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ट्रिगर पर उंगली यूं ही नहीं रखे हुए हैं। जरा इसकी हकीकत को एक क्षण के लिए अमेरिकी नजरिए से भी समझ लीजिए। स्पेन ने कह दिया कि वो तेहरान में अपना दूतावास फिर से खोल रहा है। पेड्रो सांचेस इस दौर में यूरोप के हीरो हैं जो सीधे निशाने पर ट्रंप को लेते हैं। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्विट्जरलैंड खुलकर अमेरिका के खिलाफ हैं और ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अमेरिका के पक्ष में नहीं है इस युद्ध को लेकर, और जो इजराइल कर रहा है उसके पक्ष में तो कोई नहीं है। तो इजराइल भी एक नए खलनायक के तौर पर इस वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में उभर चुका है। वो चाहे तुर्की हो, मिस्र हो, इराक हो, कजाकिस्तान हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, इनके लिए भी मुश्किल सवाल यह है कि वो अमेरिका के बिना इजराइल के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। अमेरिका था तो इजराइल के साथ खड़े थे, लेकिन अब कैसे होगा जब इजराइल ही बिल्कुल इस लिहाज से दिखाई दे रहा है जहां उसने वार क्रिमिनल के तौर पर उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। यह मैसेज है। यानी बातचीत की टेबल पर वार क्रिमिनल नहीं है, बातचीत की टेबल पर अमेरिका है जो दुनिया में ईरान युद्ध की वजह से अलग थलग पड़ चुका है। और इस बातचीत की मेज पर ईरान है जो दुनिया के केंद्र में है हर दृष्टि से, वो इकोनॉमी हो, वो एनर्जी हो या वो पीस हो। शायद यही वो वजह है जो इस वक्त अमेरिका को परेशान कर रही है,
और ईरान को ताकत दे रही है। और इन सब के बीच सबसे संवेदनशील स्थिति इस्लामाबाद में है, जहां पर बड़ा सवाल यह है, अगर यहां से शांति दुनिया के लिए नहीं निकली तो फिर पावर सेंटर ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबली सुपर पावर की परिस्थितियां भी एक झटके में बदल जाएगी और वेस्ट एशिया में ईरान सबसे बड़ी ताकत के साथ आपको नजर आने लगेगा, जो शायद अमेरिका की गले की फांस बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।